स्टूडेंट्स, मैं फिरोज़ खान, प्रवक्ता जीव विज्ञान, डाइट प्रतापगढ़ से। जैसे कि आज देख रहे हैं आप लोग अपने बोर्ड में कि आज हम लोग टीटी के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक है इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी की बात करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में पर्यावरण के अंतर्गत मैं आपको पर्यावरण क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है, इन टॉपिक्स पे मैं आपसे बात कर चुका हूँ। आज हम लोग जो है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात ये होती है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या होती है। तो परिभाषा से आप देख सकते हैं कि जीव और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। कोई भी जीव होता है तो आपको पता है कि अपने वातावरण के विभिन्न घटकों के साथ क्रियाएं करता है, उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर होता है। तो वही बात हुई कि जीव और उसके पर्यावरण के बीच, पर्यावरण का मतलब जानते हैं कि चारों ओर जो भी जैविक अजैविक घटक हैं वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, उसका पर्यावरण बनाएंगे। तो जीव और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध कि कैसे जीव अपने पर्यावरण की अपने चारों ओर उपस्थित परिस्थितियों से किस तरह सामंजस्य स्थापित करता है, उनसे किस प्रकार से उन पर निर्भर होता है, उसी सारी प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जैसे आपका शब्द सबसे पहले इसको 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने इस शब्द का यूज़ किया था, लेकिन इसको इन्होंने ओइकोलॉजी कहा था। ओइकोलॉजी जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है और जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है घर या आवास और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जो जीव होता है उसके घर के आसपास जो परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ रहता है उसका अध्ययन, ये आपका ओइकोलॉजी का जनरल शब्द का अर्थ हो जाएगा। लेकिन बाद में इसको 1868 में रिटर ने इकोलॉजी कहा, जो आज जो हम लोग स्पेलिंग यूज़ करते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द रिटर ने यूज़ किया, ठीक है। और जब बेसिक रूप में इसको ओइकोलॉजी जो कहा था वो आपके अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था और उसके थोड़े ही समय बाद 2 साल बाद उसको रिटर ने इकोलॉजी शब्द प्रयोग किया। अब सवाल होता है कि जो पारिस्थितिकी है, जो आपका इकोलॉजी है, ये जो इसकी सबसे ज़्यादा जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है उसे उस क्षेत्र का पिता या फादर कहा जाता है। तो इकोलॉजी के फादर जो है हम लोग अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने शुरू में इसके बारे में बात किया और सबसे पहले इकोलॉजी शब्द इसके लिए प्रयोग किया था, उनको हम इन्हीं अर्नेस्ट हैकेल को ही फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी इनको कहा जाता है, अर्नेस्ट हैकेल को। और जो एक आपके साइंटिस्ट और हैं यूजीन पी ओडम, अभी और भी जगह आएंगे, इकोसिस्टम टर्म इकोसिस्टम की उन्होंने परिभाषा भी दिया है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इकोलॉजी में, इसलिए यूजीन पी ओडम जो है आपके, उनको मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। और इसी प्रकार से आपके बीएचयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं, उनको हम लोग इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कहते हैं। तो इस तरह से आपके सामने तीनों प्रश्न क्लियर रहना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कौन है, तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो आपको बोलना है यूजीन पी ओडम, या केवल ओडम भी आपके सामने हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। और इसी तरह से जब इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा या प्रोफेसर आर.डी. मिश्रा के नाम से रह सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो वो आपके इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कहलाते हैं। अब जब बात होती है पारिस्थितिकी की यानी इकोलॉजी की, तो जैसे आप देख रहे हैं कि जीव और उसके चारों तरफ उपस्थित जो परिस्थितियां हैं, जो उसका पर्यावरण है, उसके बीच जो है पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम क्या कह रहे हैं, इकोलॉजी कह रहे हैं, पारिस्थितिकी कह रहे हैं। तो पारिस्थितिकी की मुख्यतः 2 शाखाएं हो जाती हैं। अब हम किसी भी जगह पर जीव हैं तो कोई एक जाति के संबंध में बात कर रहे हैं कि वातावरण से कैसे क्रिया कर रहा है, कोई जातियों का समूह जो बनता है आपका कम्युनिटी या समुदाय, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा पारिस्थितिकी जो होती है उसकी मुख्यतः 2 शाखाएं हो जाती हैं, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी, ऑर्ड इकोलॉजी या सीन इकोलॉजी। ऑर्ड इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी जो होता है, सब नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये किसी भी जीव, किसी भी एक जीव या उसकी जाति के सदस्यों, यानी कि जो पॉपुलेशन होती है, एक जीव होता है। और इसके पहले की वीडियो में बात हुई है कि एक जीव होता है और वही जीव जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं उसको मिलकर क्या कहते हैं, उसके हम पॉपुलेशन कहते हैं, उसका हम जनसंख्या कहते हैं। तो कोई भी एक जीव हो जाती है और उसके सदस्य हैं
तो किसी एक जीव जाति या उसके समस्त सदस्यों की जो पॉपुलेशन है उस स्थान पर, वो अपने जो है वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से अंतरक्रियाएं कर रहा है, किस तरह से उस पर निर्भर है, उसके अध्ययन को हम किसी एक जीव जाति की जब बात करेंगे उसको हम स्वपारिस्थितिकी यानी ऑर्टोकोलॉजी कहेंगे। इसके विपरीत जब आपको पता है कि जब कई तरह के जो जीव जातियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, वहाँ की जैव समुदाय बनाती हैं, बायोटिक कम्युनिटी बनाती हैं। जब बायोटिक कम्युनिटी आपका जो भी है किसी भी स्थान पर, वो बायोटिक कम्युनिटी जैव समुदाय है और वहाँ पर चारों तरफ उपस्थित पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन को, उस इकोलॉजी के ब्रांच को हम समपारिस्थितिकी यानी सीन इकोलॉजी कहते हैं। इसी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। तो इस तरह से आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी की बहुत क्लियर सी डिफरेंसेस हैं। आर्ट इकोलॉजी क्या है, किसी एक जात विशेष या उसके सदस्य तथा उसके वातावरण के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। इसके विपरीत समपारिस्थितिकी या सीन इकोलॉजी क्या है, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है कि जो समुदाय होता है, जातियाँ मिलकर, विभिन्न जातियाँ जो किसी एक स्थान पर रहती हैं, वो मिलकर क्या बनाती है, समुदाय। डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन टुगेदर फॉर्म द कम्युनिटी। तो जो वहाँ बायोटिक कम्युनिटी होती है वो अपने चारों तरफ की उपस्थितियों के साथ किस तरह से अंतरक्रियाएं कर रही है, किस तरह से उन पर निर्भर है, उसके अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, समपारिस्थितिकी। तो एक जीव जाति का ही केवल अध्ययन हो रहा है जिसको आर्ट इकोलॉजी, आर्ट माने सेल्फ, सौ हो गया, तो एक ही जात विशेष हो गया, और जातियों के समूह जब अध्ययन कर रहे हैं तो उसके हम क्या कहेंगे, सीन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहेंगे। इसी में एक छोटा सा प्रश्न और कभी कभी बन जाता है कि पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है, इकोलॉजिकल निच क्या होता है। तो जैसे इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी सी लाइन बोली जाती है कि जैसे कोई जीव होता है तो उसका एक आवास होता है, उसका एक हैबिटेट होता है। तो कहते हैं कि हैबिटेट इज़ लाइक द एड्रेस ऑफ द पर्सन, कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है तो उसका हम दो चीज़ जाने तो समझिए हम उसके बारे में लगभग जान जाते हैं। सबसे पहले तो उसको आवास की, वो रहता कहाँ पर है, और दूसरा बात करता क्या है, वो क्या काम करता है। इस तरह से किसी व्यक्ति के बारे में जानकर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लगभग हो जाती है। ऐसे ही तो इकोलॉजिकल निच का यही सेंस है। कहते हैं कि जैसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी लाइन यूज़ की जाती है कि हैबिटेट इज़ लाइक एड्रेस ऑफ द पर्सन, वाइल द इकोलॉजिकल निच इज ए लाइक द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन, कि जो आवास जो होता है, कोई व्यक्ति, कोई जीव कहाँ रहता है वो प्रदर्शित करता है। लेकिन जो इकोलॉजिकल निच जो है आपका पारिस्थितिकी निकेत जो है कि उस अपने आवास में किस प्रकार का क्रियाकलाप करता है, उसका जो है विशेष कार्य क्या है वहाँ पर, उसको जो है हम उस क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल निच कहते हैं। इसको परिभाषित किया जाए तो कार्य क्रियाशीलता, कोई क्या कार्य करता है, उसकी क्रियाशीलता क्या है, और आवास के सम्मिश्रण को पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। माने कि क्या एक्टिविटी है, किस तरह से अपने आवास पर वो जहाँ रहता है वहाँ किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, इसी को मिला जुला के सारी बात की जाए उसी को हम कहेंगे इकोलॉजिकल निच यानी कि पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। तो पहले तो मुझे समझ में उम्मीद है कि आप लोगों की बातें समझ में आ गई होंगी। इकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, जीव और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को आप पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। ये सबसे पहले इसको बेसिक रूप में जो आपका जो शब्द आया था ओइकोलॉजी आया था। ओइकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल ने प्रयोग किया था, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ओइकोस का अर्थ हो गया घर या आवास, और लोगोस का अर्थ हो गया अध्ययन। इस तरह से ओइकोलॉजी शब्द की बात आ जाती है। फिर इसको थोड़ा परिवर्तित रूप में, जिस स्पेलिंग को आज हम लोग यूज़ करते हैं उस रूप में रिटर्न यूज़ किया था। थोड़ा सा इन्होंने 1866 में ईयर लिखने से, ईयर से आपको क्वेश्चन नहीं आना है, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आता है किस समय की बात हो रही है। तो जस्ट थोड़े से समय 2 साल बाद ही रिटर्न उसके लिए जो आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्पेलिंग है उसको इकोलॉजी शब्द का इन्होंने रिटर्न यूज़ किया। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपसे बन जाएगा तो इकोलॉजी को प्रारंभिक रूप में या सर्वप्रथम कौन यूज़ किया था, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया, डायरेक्ट पूछेगा तो आपको एडिटर का नाम देना है। लेकिन वास्तविक रूप में या प्रारंभिक रूप में जब इस तरह क्वेश्चन करेगा समझ जाइए कि इकोलॉजी की बात कर रहा है। तो इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, और इन्होंने अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले थोड़ा सा स्टडी भी किया इकोलॉजी पे, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। यूजीन पी ओडम जो है आपके मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा या आर डी मिश्रा आपके इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी हैं। फिर पारिस्थितिकी इकोलॉजी की ब्रांचेस की बात आ जाती है, तो मेनली 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। आर्ट इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसी एक जीव जाति और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं।
इसके विपरीत सम पारिस्थितिकी में, सीन इकोलॉजी में, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं, तो कम्युनिटी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशंस। तो कई जाति समूह जब आपस में मिलते हैं तो समुदाय बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। तो जो समुदाय होता है, समुदाय के सदस्य अपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ किस तरह से अंतरक्रियाएं कर रहे हैं, उसको हम लोग सम पारिस्थितिकी या सीन इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल निश, जैसे आपको बताया कि बहुत इजी लैंग्वेज में कि हैबिटेट जो आवास होता है लाइक द एड्रेस ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का पता हो गया, और उसके पते के साथ साथ व्यक्ति क्या कार्य करता है, निच इज लाइक द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन, को व्यवसाय क्या करता है, कार्य क्या करता है, उसका इकोलॉजिकल निच के जैसा मतलब हो जाता है। इस टर्म का यूज जे ग्रीनेल ने किया था। ये सब भी इकोलॉजिकल निच है, इंग्लिश में ये शब्द दे दे या हिंदी में दे दे तो आपको पता रहना चाहिए कि इस टर्म का यूज सबसे पहले जे ग्रीनेल ने किया था। तो इस तरह से ये बात हो जाती है। और फिर बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ये आपका बहुत कॉमन सा टर्म है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र एक शब्द है जिसको हम शॉर्ट में परितंत्र भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। पारिस्थितिक तंत्र कहा जा रहा हो या पारितंत्र कह रहा हो तो दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है। तो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? तो जैसे परिभाषा में आप देख सकते हैं कि जीव व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। कोई भी जीव होता है और आपको पता है कि कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता, अपने चारों ओर उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाएं करता है। तो इस तरह से जीव व उसके पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को परितंत्र कहते हैं। जो एक संबंध स्थापित होता है तो उससे एक जो तंत्र बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। एक आपके जो मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी हैं यूजीन पी ओडम, उनके अनुसार, पी ओडम के अनुसार परितंत्र पारिस्थितिकी की इकाई है। जो हम इकोलॉजी जो जिस ब्रांच के अंदर जो पढ़ रहे हैं तो उसकी यूनिट होती है परितंत्र। और आप देखेंगे कि हम पारिस्थितिकी में क्या पढ़ रहे हैं, कहीं का भी आपका जैसे आपने सभी ने पढ़ा होगा कि कहा होगा तालाब का परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, पॉन्ड इकोसिस्टम, जंगल का परितंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, घास के मैदान का परितंत्र। इस तरह से आपके विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र दोनों शब्द हैं, आप जो भी यूज करते रहें आपको दोनों शब्द पता रहना चाहिए। तो इस तरह से आपके पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का क्या सेंस हो गया कि जो जीव होता है अपने पर्यावरण के साथ जो अंतरक्रियाएं करता है, पारस्परिक उससे जो एक संबंध बनता है, उससे एक जो तंत्र बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अब पारितंत्र या इकोसिस्टम जो इंग्लिश में टर्म है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एजी टेंसले, ठीक है, आर्थर जी टेंसले इनको कहते हैं, एजी टेंसले शॉर्ट में कहा जाता है इनको। तो एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म यूज़ किया था। इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं कि टर्म कौन यूज़ किया, इसके फादर कौन है। तो एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म यूज़ किया था। और इसके पहले इसी तरह के अध्ययन को एक वैज्ञानिक थे कार्ल मोबियस ने इसको बायोकोनेसिस कहा था। तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है कि एजी टेंसले से पूर्व पारिस्थितिक तंत्र के लिए बायोकोनेसिस शब्द का प्रयोग कौन किया था, या बायोकोनेसिस शब्द या कार्ल मोबियस ने इकोसिस्टम को क्या कहा था, दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है। तो बायोकोनेसिस इकोसिस्टम के लिए टर्म यूज किया था, कौन किया था? कार्ल मोबियस ने किया था। जिस तरह से आपके पारिस्थितिक तंत्र की बात होती है, अब जो है आपसे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जिसकी हम लोग बात की अभी कि पारिस्थितिक तंत्र जो है उसके कितने घटक होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसके मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक, जैविक अजैविक का सेंस आपको पता है, जितनी जीवित चीज़ें होंगी जैविक घटक बनाएंगी, जितनी निर्जीव या मृत चीज़ें हैं वो सब अजैविक घटक बनाएंगी। तो जैविक घटक के अंतर्गत आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। इसी तरह से अजैविक घटक के अंदर ताप, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, जल, मृदा और भी चीज़ें जैसे अग्नि हो गई, ये भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो और भी चीज़ें अजैविक घटक के जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सभी चीज़ें भी सम्मिलित हो जाती हैं। किसी स्थान की जो है ऊंचाई कितनी है, वहाँ पर खनिज किस तरह के हैं, ये सभी जो है आपके अजैविक घटकों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात होती है जैविक घटकों के अंतर्गत, तो आपका उसमें जैविक घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है उत्पादक।
जिनको आप प्रोड्यूसर्स कहते हैं। उत्पादक या प्रोड्यूसर्स आपके हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, वही जो ऊर्जा संचित करते हैं हरे पौधे, वही ऊर्जा समस्त जीवों के काम में आती है। इस तरह से इसीलिए आप इन हरे पौधों को हम उत्पादक कहते हैं। दो बातें आपको बहुत क्लियर रहनी चाहिए। सबसे पहले जब पूछते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपका उत्तर होता है सूर्य का प्रकाश। और जब दूसरा प्रश्न होता है कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता पृथ्वी पर किसमें है, तो हरे पौधों में है। इसलिए हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता हरे पौधों में है, ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका, इसलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। और ऊर्जा का स्रोत क्या है पृथ्वी पर, तो सूर्य का प्रकाश है। लेकिन सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट और कोई जीव नहीं ग्रहण कर सकता, केवल उस ऊर्जा का उपयोग केवल हरे पौधे कर सकते हैं, इसलिए हरे पौधों को आप उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो समस्त हरे पौधे आपके उत्पादक कहलाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका ऊर्जा का निर्माण करते हैं ग्लूकोज के रूप में। अब इन्हीं उत्पादक यानी हरे पौधों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, खाते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन सभी जीवों को हम उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। अब कंज्यूमर जो आपका है, उपभोक्ता है, वो आपका, उसको हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ऐसे उपभोक्ता जो केवल हरे पौधों को ही खाते हैं, उनको हम शाकाहारी जीव कहते हैं। जो आपके केवल अन्य जीवों को, जंतुओं को खाते हैं, उनको मांसाहारी जीव कहते हैं। जो दोनों को खा लेते हैं उनको हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। तो ये तो आपकी बातें क्लियर हैं कि शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है, और इसका उदाहरण भी आपको क्लियर होगा। शाकाहारी की जैसे हम बात करें तो गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, हिरन हो गई, ये सब शाकाहारी जीव होते हैं। मांसाहारी की बात करें, शेर, बाघ, ये सभी आपके पूर्ण मांसाहारी होते हैं और इसमें मांस के अलावा कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। इस तरह सर्वाहारी की बात किया जाता है तो आदमी जो है एक मुख्य जो है सर्वाहारी जीव होता है। बिल्ली होती है सर्वाहारी जीव है, जैसे आपकी रोटी भी खा लेती है, दूध भी पी लेती है, चूहे वगैरह को भी पकड़े खा लेती है, इस तरह सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाती है। तो इस तरह से आप मांसाहारी और सर्वाहारी के बीच अंतर कर सकते हैं। और शाकाहारी तो आपको आसान है कि समझ सकते हैं कि जो केवल हरे पौधों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हीं पौधों को, हरे पौधों को ही खाते हैं, वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। ये तो हो गया कि भोजन के प्रकार के आधार पर कि किस प्रकार के वो जीव हो रहे हैं। इसके विपरीत जब हम बात करें कि भोजन ग्रहण करने का सीरियल क्या है, स्टेप क्या है, तो उसके बेस पे आपके जो उपभोक्ता होते हैं वो 2-3 श्रेणी के हो जाते हैं। कहते हैं प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीयक, चतुर्थक या टॉप कंज्यूमर। इस तरह से जितनी बड़ी फूड चेन होगी, खाद्य श्रृंखला होगी, उसी हिसाब से उनकी संख्या कम ज़्यादा होती जाती है। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं, जो सर्वप्रथम हरे पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं। सीधे पहली बार जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात लेके चलें, घास के मैदान का, तो आपको पता है कि घास जो होता है आपका, इस घास को कौन खाता है, इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा। ग्रास होती है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर खाता है, टिड्डा खाता है। ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। ठीक है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है, ईगल खा सकती है। इस तरह से एक सीरियल होता है। अब ग्रास तो आपका प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास क्या हो गया, उत्पादक हो गया, प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्पादक, प्रोड्यूसर हो गए। और जो आपका आगे के जितने सारे जीव हैं वो कंज्यूमर हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्शियरी कंज्यूमर, और ये हो गया आपका टॉप। आखिरी वाले को क्वार्टरनरी भी कह सकते हो, चौथा आ रहा है, लेकिन आप आखिरी को टॉप कहते हैं, टॉप कंज्यूमर। तो इस तरह से आपके उपभोक्ता की श्रेणी हो जाती है जब उनके खाने के क्रम के आधार पे। एक तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी का एक अलग क्रम होता है,
और दूसरा जो क्रम हमने रखा कि किस तरह के किस सीरियल में आते हैं, किस सीरियल में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पहली बार खाएगा प्रोड्यूसर्स को, उत्पादक को, वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उनको जो खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर उनको जो खाएगा तृतीयक उपभोक्ता। फिर उनको जो खाएगा चतुर्थक या टॉप कंज्यूमर कह देंगे हम लोग, चतुर्थक उपभोक्ता। लेकिन जैसे ये तो घास के मैदान का, इसी के साथ साथ में आपको विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र की बात कर ले रहे हैं। जैसे घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र हो गया, वहाँ पर एक उत्पादक एक भोजन का सीरियल हो गया। ऐसे अगर वन पारिस्थितिक तंत्र की बात किया जाए तो आपको पता है वन में मुख्यतः आपके पौधे होते हैं और शाकाहारी जीव हैं और मांसाहारी जीव हैं। वहाँ पे तीन एक क्रम है। तो जो हरे पौधे होते हैं उनको मेनली आपके शाकाहारी जंतु जो है जैसे हिरन है ये सभी जो है खाते हैं। और उनको सीधे कौन खाता है? लायन, टाइगर, आपका शेर और बाघ खा लेते हैं। तो वहाँ पर आपका उत्पादक तो घासें हो गई, हरे पौधे हो गए, उनको खाने वाले जो आपका हिरन हो गया, इस तरह के और जो जंतु हो गए वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और वहाँ पे बस शॉर्ट फूड चेन है, छोटी खाद्य श्रृंखला है। तो उनको जो है जो आपका लायन टाइगर खा जा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर या वही आखिरी हो गया टॉप कंज्यूमर भी हो जाता है। इस तरह से आपकी फूड चेन शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है। फूड चेन की मैं आपके अलग से क्लास लूँगा, उसमें बात करूँगा ज़्यादा। तो इस तरह से आप बात समझ गए होंगे। उपभोक्ता या कंज्यूमर जो होता है उसको आप उसके भोजन के स्वभाव के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। और एक भोजन के श्रेणी के आधार पर, क्रम के आधार पर बांटेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थक या टॉप कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर, इस तरह से हम बात कर लेते हैं। अब उत्पादक उपभोक्ता के बाद जो जैविक घटक में मुख्य आपका एक घटक आता है वो आता है अपघटक, डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग? डिकम्पोजर्स कहते हैं। कहने के लिए तो ये सूक्ष्म जीव हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं हमारे। अगर कहते हैं कि डिकम्पोजर के अंतर्गत मेनली आपके बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और आपके कवक आते हैं, ठीक है। जो कुछ बैक्टीरिया कहने का मतलब सैप्रोफिटिक होते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर होते हैं। मृतोपजीवी जो आपके जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, और मृतोपजीवी कवक माने फंगाई। जो मृतोपजीवी हैं उन्हीं को हम अपघटक कहते हैं, वही आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। कहते हैं कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे आर द नेचुरल स्कैवेंजर्स, प्राकृतिक सफाई कर्मचारी होते हैं। मीन्स नेचुरल स्कैवेंजर माने सफाई कर्मी तो बहुत सी चीज़ें हटाते हैं, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो मृतोपजीवी जीव हैं, जीवाणु और ये कवक, ये जो है जो हमारे आसपास जंतु, वनस्पतियाँ जो भी हैं वो मृत हो जाती हैं तो उसको उनके घटकों के रूप में तोड़कर वहाँ से नष्ट कर देते हैं और साथ साथ उनके अंदर उपस्थित विभिन्न पदार्थों को वापस मृदा में मिला देते हैं। इससे पदार्थों का चक्रीकरण भी हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण इनका यूज़ है कि एक तो जो है जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनको नष्ट करते हैं और साथ साथ जो है पदार्थों को उनके जो भी घटक जिनसे मिलकर जीव बना था उन घटकों को मृत होने के बाद वापस मृदा में मिला देते हैं। इस तरह से मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अदरवाइज़ क्या होता कि मृदा से जीव जो है पौधे अपना पदार्थ ग्रहण करते रहते और मृत हो जाते, चाहे जंतु खा लेते उनके शरीर में, चाहे पौधों की मृत हो जाती उनके शरीर में से बना रहता, तो मृदा में उन पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती। लेकिन इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है डिकम्पोजर की वजह से कि वो चीज़ों को फिर से मृदा में वापस मिला देते हैं, इसलिए अब घटक वापस घटकों में तोड़ देते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। अजैविक घटकों के अंतर्गत जैसे आप देख रहे हैं ताप है, प्रकाश है, वायु है, आर्द्रता है, जल है। तो इस तरह से आपका जो है सभी घटक हैं। ताप एक सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है, प्रकाश की बात आती है। तो इस तरह से ताप, प्रकाश की वजह से ही आपका ताप जो है क्रिएट होगा और जब प्रकाश जो है पड़ेगा तो तापमान बढ़ेगा और प्रकाश और तापमान बहुत आवश्यक होता है पौधों की वृद्धि के लिए। और वहाँ पर वायु किस तरह की, वायु का संगठन क्या है, आर्द्रता मीन्स जो वातावरण में नमी उपस्थित है उसको आर्द्रता कह रहे हैं, मृदा में जल कितनी उपस्थित है, मृदा की संरचना कैसी है, ये किसी पर्सन के अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पारिस्थितिक तंत्र और उसके घटकों के बारे में समझ में आ गई होगी बात। अगली जो है टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।